वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 2 कैपेसिटर्स का। तो पहले थोड़ा सा रीकैप। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया नंबर 1 कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कंडक्टर भी कह सकते हैं, सेट ऑफ कंडक्टर्स भी कहते हैं, जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस इज अ मेजरमेंट कि उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, जिसको हमने लिखा था Q बाय V। वो कैपेसिटर ज़्यादा अच्छा है जो ज़्यादा चार्ज स्टोर करके भी अपना पोटेंशियल कम रखता है। V जितना कम उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा, और चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर करेगा उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। लेकिन और भी फॉर्मूले थे जो फ्रीक्वेंटली यूज होते रहने हैं। वो है, यहीं से लिखा था हमने Q इक्वल टू सी वी, और एक हमने लिखा था V इक्वल टू Q बाय सी। इसके बाद था कैपेसिटेंस का यूनिट। चार्ज का ऐसा यूनिट था कूलम्ब, पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट को हमने बोला फैरेड, या फिर ये F आना चाहिए स्मॉल, और अगर सिर्फ F लिखना है तो कैपिटल F लिखेंगे, जो कि माइकल फैराडे के नाम पे नेम्ड है। 1 फैराडे बहुत बड़ा यूनिट है, तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में यूजली माइक्रो फैरेड, जो कि 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल। कभी कभी पिको फैरेड लिखा होगा, पिको हटाओ 10⁻12 लगाओ। ये फिजिक्स के एब्रीवेशंस थे। मिली हटाओ 10⁻³ लगाओ, माइक्रो हटाओ 10⁻6 लगाओ, पिको हटाओ 10⁻12 लगाओ। तो क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको ऐसा ही सिस्टम में चलना है, तो फिर कैपेसिटेंस को फैरेड में चेंज करना जरूरी है। तो माइक्रो में दिया है या पिको में दिया है, उसको फैरेड में बदल देना। स्फेरिकल कैपेसिटर हमने डिस्कस कर लिया लास्ट टाइम। एक स्फेरिकल कंडक्टर का जिसको चार्ज Q दिया होता है, उस पे जो पोटेंशियल आता है सरफेस पे, वो हमने थोड़ा सा गॉसिस थ्योरम यूज किया था कि इसका सारा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सेंटर पे पड़ा हो। तो अगर इसका रेडियस था कैपिटल R, तो C का वैल्यू इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड Q को डिवाइड किया V से। V ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R होता है Q बाय 4πε0R। Q से Q कर दिया था कैंसिल, तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस थी 4πε0R। उसके अलावा आपको बताया गया था कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है R, यानी इसके डिमेंशंस क्या है, रेडियस कितना है, और इसके आसपास जो मीडियम है। क्योंकि ये तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लिखी है हमने, कोई और मीडियम होगा तो यहाँ पे फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी साथ में आएगा। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में Q और V जरूर हैं, लेकिन ये ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। चार्ज को डबल कर देंगे V भी डबल हो जाएगा, चार्ज को 10 टाइम्स कर देंगे V भी 10 टाइम्स हो जाएगा। ये रेशो Q बाय V ये चेंज नहीं होती। तो कैपेसिटेंस फॉर अ गिवन कंडक्टर या फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंडक्टर्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, चेंज नहीं होती। तो मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस उसका लिखा रहता है, और लास्ट टाइम मैंने आपको ये कैपेसिटर दिखाया था, पर इसका ये वाला पार्ट यहाँ से अब थोड़ा सा ना मिट गया है, तो कैपेसिटेंस शायद इसकी आप नहीं पढ़ पाओगे। वैसे ये 3.15 माइक्रोफैरेड का है, 3.15 माइक्रोफैरेड। अब थोड़ा सा रब हो गया है, अब ये दिख नहीं रहा, पढ़ा नहीं जा रहा कि क्या लिखा हुआ है। एनीवे, तो इसका कैपेसिटेंस 3.15 है भाई। चाहे आप 10 वोल्ट पे चार्ज कर लो, चाहे इसको 20 वोल्ट पे लगा लो, जितने मर्जी पे लगाओ। वो स्विच पे मैंने आपको लगा के दिखाया था, दोनों तार लगाने पे यहाँ से कुछ धुआं निकला था, पर अभी ये चार्ज नहीं किया हुआ, अभी स्पार्क नहीं होगा। वो धुआं कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि इसकी एनर्जी स्टोर कितने टाइम तक रखी जा सकती है। इनफाइनाइट टाइम तक रख सकते हैं, जितनी मर्जी देर यूज़ करो। अगर मैंने इसको आज चार्ज कर लिया, तो अगर मैं इसको साल के बाद भी यूं करूंगा तब भी स्पार्क होगा, लेकिन होगा एक ही बार। जैसे स्पार्क हुआ सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दो चीज़ों को अगर आपने जोड़ दिया आपस में तो उनका वोल्टेज हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा सेम। बेटा इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल पहले अलग अलग था, जब जोड़ा तो यहाँ पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ तभी तो स्पार्क हुआ, करंट चला इसके अंदर,
वो करंट ने क्या किया, अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे और इधर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए, और ये तब तक चलते रहे जब तक के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हमने 3 फॉर्मूले लिखे लास्ट टाइम। एक लिखा हाफ सी वी स्क्वायर, एक लिखा क्यू स्क्वायर बाय 2c, और तीसरा फॉर्मूला था हाफ क्यू इंटू वी। तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर पिछला देखा हुआ है उनको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा आज का लेक्चर। जिन्होंने नहीं देखा हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, वहाँ से पुराने लेक्चर खोलिए पहले कैपेसिटर्स के, तो इस लेक्चर का पूरा मजा आएगा। मैंने तो ये शॉर्ट में सारे पॉइंट लिख दिए हैं जो लास्ट टाइम हमने रफली 1 घंटे में डिस्कस किए हैं। तो पहले उन पे जाइए, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना, इसके बाद आज का लेक्चर एंजॉयबल होगा। एंड लास्टली था कि हमने स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हम शिफ्ट हो गए। आज हमने ये डिस्कस करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्यों आ गए, 2 रीजन थे। नंबर 1, स्फेरिकल कैपेसिटर के कंपैरिजन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का वैल्यू काफ़ी बड़ा है, इसकी कैपेसिटेंस काफ़ी ज़्यादा आती है। रीज़न आज डिस्कस करेंगे क्यों आती है। दूसरा प्रॉब्लम था कि जो स्फेरिकल कंडक्टर था उसकी एनर्जी बाउंडेड नहीं थी, वो बहुत दूर तक फैली हुई थी। इसके आसपास कोई चार्ज यहाँ पे और बड़ी दूर तक कोई भी होगा तो ये पंगे लेता है उसके साथ, ये उसको छेड़खानी करता है, तो ये अपनी एनर्जी को बचा के नहीं रखता, ये दूसरों को बांटता रहता है। उसी तरह जैसे बॉयज जो हैं वो आवारागर्दी करके अपना स्कूटर का पेट्रोल और अपना टाइम बांटते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ ना, एनर्जी को जोड़ के नहीं रखते, तो थोड़ा सा बॉयज़ माइंड नहीं करेंगे। बॉयज़ में कुछ और क्वालिटीज़ होती हैं, वो अलग बात है, गर्ल्स की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं। कहीं कहीं बॉयज़ भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बॉयज़ जो हैं वो अपने टाइम को संजो के नहीं रखते, अपने टाइम को बाउंड नहीं रखते। उनको पबजी करना है, उनको और भी पंगे लेने हैं। गर्ल्स थोड़ा सा टाइम बचा के रखती है, इसलिए परफॉर्मेंस एवरेज गर्ल्स का थोड़ा सा बॉयज़ से बेटर रहता है। बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर था वो अपनी एनर्जी को बांध के नहीं रखता, वो इधर उधर फैला के रखता है, तो इसलिए वो अच्छा कैपेसिटर नहीं है। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, अगर इस प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज, प्लेट है पूरी इस तरह से, इधर को हम तो लाइन दिखा रहे हैं वो अलग बात है, इधर नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ प्लेट्स के अंदर अंदर ही रहता है, इसके बाहर फील्ड आता नहीं है। नेगेटिव चार्ज का फील्ड डिस्कस किया था हमने, वो टूवर्ड्स चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है, और ये दोनों फील्ड जब बराबर के होंगे तो कैंसिल आउट होके बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, तो इसकी एनर्जी इधर नहीं फैलती, इधर एनर्जी है ही नहीं इसकी, इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। पॉजिटिव का फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव का फील्ड टूवर्ड्स चार्ज, तो दोनों में फिर से एंगल 180, तो ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। तो ना यहाँ पे फील्ड है ना यहाँ पे फील्ड है, और ये मैंने डिस्टेंस बताया था दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर ये मेरे हाथ जो है ना यही प्लेट्स हैं, तो जो दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है वो बेटा अभी जो नज़र आ रहा है ना इससे भी कम होगा, जो दिख रहा है आपको इससे भी, मतलब इससे 100 गुना कम कर लो, 100 टाइम्स और छोटा कर दो, तो इसकी जो एनर्जी है वो बहुत थोड़ी सी जगह में पैक्ड है। तो ये एनर्जी जो बहुत थोड़ी जगह में पैक्ड है उसको यूज़ करना हमारे लिए होगा आसान। उसी तरह जैसे बेटा पोछा लगाते हैं सुबह सुबह, आजकल कोरोना का टाइम है, मुझे भी लगाना पड़ता है, चिंता मत करो। तो सुबह सुबह जो पोछा लगाते हैं, मान लो भी एक काम करते हैं भी, पोछा जो है वो बकेट में आप डालते हो निकालते हो, बकेट में पानी जो है ना आपने संजो के रखा हुआ है, आप बोले कि मैं जो सारा पानी है फर्श पे फेंकता हूँ पहले, उसके बाद फिर उसमें जो है ना मेरा पोछा भिगोऊंगा, तो वो पानी तो है ही है वो, लेकिन फैल गया वो, तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है उतनी अच्छी नहीं है जितना बकेट के अंदर जो पानी का कंटेंट पड़ा होगा। तो उसी तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो थोड़ी जगह में पैक्ड है, दैट इज मोर यूजफुल। तो 2 रीजन, नंबर 1 कैपेसिटेंस ज़्यादा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्फेरिकल कंडक्टर के कंपैरिजन में, और सेकेंडली जो इसकी एनर्जी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की
वो एनर्जी जो है वो बाउंडेड होती है, थोड़ी सी जगह में पैक्ड होती है, दैट इज मोर यूजफुल, मोर एनर्जी इसमें अवेलेबल होगी। सो ये सारे पॉइंट्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज पहला हमने डिस्कस करना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा क्यों होती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, एक तो ये डिस्कस करेंगे। आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा कितना वो निकालेंगे, जैसे स्फेरिकल का निकाल दिया हमने लास्ट टाइम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के अगर कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, नया कैपेसिटेंस कितना आएगा। जैसे आप यूज करते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, याद आया आपको, क्लास 10th में यूज किया हमने, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल यूज किया आपने। आज हमने कैपेसिटर्स को भी स्टडी करना है कि सीरीज पैरेलल में ये कैसे बिहेव करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे क्या आता है। इसके बाद अब एक चीज और ध्यान रख लेना, कैपेसिटर का जो सिंबल है, क्योंकि मैंने बोला कि यूजुअली हम पैरेलल प्लेट यूज करेंगे, तो कैपेसिटर का जो सिंबल है सर्किट में, जब कैपेसिटर आपको दिखाना है तो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देनी है। बट ध्यान रखना ऐसे मत कर देना, अनइक्वल साइज की ड्रॉ करेंगे तो ये सेल या बैटरी होती है, इक्वल साइज की दो लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। रेजिस्टेंस का सिंबल आपको आता है, ये पहले वो ये वाला होता है, ऊपर नीचे करना और क्या करना। ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। मतलब कैपेसिटर दिखने में तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी बनाएंगे बेटा यहाँ पे बोर्ड पे आप। सर्किट सिंबल क्या होते हैं, ऐसे वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर दिखने में तो बेटा वो ऐसा था, आपने शायद यूज किया हो सभी ने क्लास 10th में, वो दिखता तो ऐसा है, अगर मैंने सही बनाया तो ऐसा देखा होगा सभी बंदों ने, इस तरह का होता है। बट इतना ड्राइंग कर कर के बेटा ये तो काम खराब हो जाएगा। फिर ऐसे अगर वोल्ट मीटर बनाने बैठ गए तो बहुत लंबा टाइम कंज्यूम करेगा। तो सर्किट डायग्राम में उसका एक सिंबल होता है, तो वोल्ट मीटर को आप क्या करते हो, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करके वी बना देते हो तो वोल्ट मीटर बन गया। ऐसे ही कैपेसिटर आपने सर्किट में इस तरह से नहीं ड्रॉ करना, आपने कैपेसिटर ड्रॉ करना है सर्किट में तो दो पैरेलल लाइंस लगा देनी, बस जैसे ये मैंने लगाई। अनइक्वल साइज की होती है तो बैटरी होती है, सेल होता है वो, और इक्वल साइज की बनाओगे तो वो कैपेसिटर हो जाता है। तो ये भी याद रखना, कैपेसिटर को हमने सर्किट में दो पैरेलल लाइन से दिखाना है। तो इसके बाद यानी इस वीडियो में ही ये मैंने सिंबल कई बार यूज कर देना है। सो कैपेसिटर का सिंबल भी याद रखना आप, ये भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स से आपके रीकैप के। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि अगर दो प्लेट्स यूज करें तो कैपेसिटेंस बढ़ता क्यों है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर यूज करने का क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट मिलता है उसमें, उसको डिस्कस करने के लिए मैंने तीन सिचुएशन ड्रॉ किए। सिचुएशन 1 जिसमें एक ही प्लेट पे चार्ज था पॉजिटिव, उसका आपको पता है पॉजिटिव चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक रहता है, जिसका फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस थ्योरम को यूज करते हुए हमने निकाला था। फील्ड लाइंस होती हैं पैरेलल और ये रहती हैं प्रेजेंट बहुत दूर तक। ये फर्स्ट सिचुएशन है। अब पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, पोटेंशियल था कि अगर हमें 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम तो नहीं लेके आए थे, वैसे हम लेके आए थे एक टेस्ट चार्ज। अभी सोचो कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस प्लेट पे लाना हो, जबकि यहां सभी जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका जो V का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा था। पोटेंशियल इज वेरी लार्ज, पोटेंशियल लार्ज होगा तो कैपेसिटेंस बहुत कम होगी। अब एक काम करते हैं हम, इसको ऐसे मानो कि जैसे दिल्ली से हमें ना चंडीगढ़ आना हो, तो जो बच्चे लोकल हैं चंडीगढ़ दिल्ली के, नॉर्थ इंडिया के, उनको चंडीगढ़ दिल्ली पता है। इफ समवन इज रिजाइडिंग क्वाइट फार अवे,
तो दिल्ली और चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर है, और जो किराया लगता है बस में वो रफली 600 रुपीज़ के आसपास है। दिल्ली से चंडीगढ़ आने तक का जो किराया है वो 600 रुपीज़ के आसपास है। यानी अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस शीट पे लेके आना है तो काफ़ी ज़्यादा वर्क हमें करना पड़ेगा। उसको वर्क को आप जो उसका फेयर है उससे कंपेयर कर लो। अब दूसरा सिचुएशन बात करते हैं। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि हम इस चार्ज प्लेट के पास एक और कंडक्टिंग प्लेट लेके आएंगे ऐसे। तो कंडक्टर की खासियत ये थी, मैं अभी थोड़ा सा ना इसको थिक ड्रॉ कर दूंगा, वैसे ये भी इसके जैसा ही थिन है। ये देखिए मैंने अभी थिक ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा बाद में मिटा के ठीक कर दूंगा अभी समझाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम चार्ज, बेटा इधर को होगा। इसमें क्या होगा, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर उधर मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर। मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया था आपको पहले। तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 2 फर्स्ट शेल में, फिर नेक्स्ट शेल में 8, और लास्ट शेल जो है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो चलने के लिए इधर उधर फ्री होता है। बट दैट नंबर इज ह्यूज, आई हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। नंबर मींस एवोगाड्रो नंबर के आसपास नंबर होगा, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो जैसे ही आप ऐसे कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको बार बार बताया गया, डाइपोल का डिस्कशन हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड, नेगेटिव फोर्स लगती है अगेंस्ट द फील्ड। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो फ्री हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन हर सोडियम का, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगा तो फोर्स लगेगा मेरी तरफ को, राइट। तो फोर्स मेरी तरफ को लगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इकट्ठे हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जहां पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के आए हैं उधर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या होगा, इससे जो इस प्लेट का पोटेंशियल है वो रहेगा तो हाई अभी भी, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होगा। मान लीजिए पहले किराया लगता था 600, अब समझिए कि अब किराया लगेगा 580 रुपीज, इतना फर्क पड़ेगा बस। रीजन बहुत सिंपल है, बताता हूँ आपको। रीजन क्या है कि जब वो 1 कूलम का चार्ज इधर को आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव तो उसको रिपेल कर रहा था, तो इस चार्ज को हमें थोड़ा धक्का लगा के लेके आना पड़ेगा, पहले कम जोर लगाना पड़ेगा, फिर और वर्क, फिर और वर्क, फिर और वर्क। फील्ड तो यूनिफॉर्म है, हर जगह फोर्स सेम है। यूनिफॉर्म फोर्स हो तो आप जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो धक्का लगा के लेके आना पड़ेगा। लेकिन इस प्लेट के आने से क्या हुआ कि ये प्लस इस प्लस को रिपेल भी करेगा नो डाउट, लेकिन ये नेगेटिव इसको चार्ज को अट्रैक्ट भी करेगा। तो अट्रैक्शन जो है और रिपल्शन दोनों लगेंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज हमारे गिवन प्लेट के ज़्यादा पास में है, तो नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा आएगा इस पे और पॉजिटिव का इफेक्ट थोड़ा आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसके कारण पोटेंशियल बढ़ा हुआ था, तो उसके पास थोड़ा सा आपने नेगेटिव रख दिया तो पोटेंशियल थोड़ा सा डाउन आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा भी, नो डाउट बढ़ेगा भी, लेकिन कोई बात नहीं है। नेगेटिव ज़्यादा पास में है तो पोटेंशियल में रिडक्शन ज़्यादा आएगी, पॉजिटिव थोड़ा इससे दूर है तो पोटेंशियल अप कम जाएगा। यानी ये सोचिए कि 600 में हम 600 ऐड कर दें और उसमें से 620 माइनस कर दें, बेटा इसके कारण 600 प्लस हो गया इसमें मान लो, और इसके कारण 620 माइनस भी हो गया। तो 600 में 600 प्लस किए पहले कितना हो गया 1200, उसमें से 620 माइनस किए तो बेटा आंसर इतना ही आएगा। तो अगर हम एक कंडक्टिंग प्लेट को इसके पास लेके आते हैं, जो इधर का नेगेटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करता है नो डाउट, और ये प्लस इसके पोटेंशियल को इंक्रीज भी करता है। लेकिन जो डिक्रीज वाला इफेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है इसके और इसके पास होने के कारण,
पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है तो पॉजिटिव का इफेक्ट थोड़ा सा कम है, तो इससे पोटेंशियल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत कम नहीं हुआ। तो अभी भी पोटेंशियल इस प्लेट का V इज हाई, लेकिन इससे हायर नहीं है, इससे कम है। अब मैं तीसरा सिचुएशन वो है कि अगर हम इस कंडक्टर का, ये जो मैंने मोटा सा ड्रॉ कर दिया, अभी थिक ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में मैं रिमूव करके इसको सिंगल प्लेट की फॉर्म में शो करूंगा। इधर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव, इधर बेटा आया था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाली साइड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अगर मैं इस प्लेट को अर्थ से जोड़ दूं, ये सिंबल पता है आप लोगों को सभी को, अर्थ का सिंबल है। आपका जो घर में एक पावर प्लग होता है 3 पिन सॉकेट, इसमें लेफ्ट वाली पिन जो है वो न्यूट्रल होती है, जिसमें करंट नहीं होता। इसमें टेस्टर लगाएं तो टेस्टर में लाइट जलती है, इसको लाइट बोलते हैं। और ये वाला जो टर्मिनल है ये अर्थ होता है। अर्थ हमें उन चीज़ों को करना पड़ता है, जैसे रेफ्रिजरेटर है और आपका हो गया इलेक्ट्रिक आयरन है, उन सबको अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी मेटल की है, कहीं गलती से अंदर कहीं कोई कांटेक्ट बॉडी से ना बन जाए, लाइव कनेक्शन जो है वो प्रेस की बॉडी में ना आ जाए या फ्रिज की बॉडी में ना आ जाए। तो फ्रिज में आपको जो प्लग मिलेगा वो 3 वाला मिलेगा, लेकिन जो आपका मोबाइल चार्जर है तो चार्जर वाला जो आपका वो अपना जिसमें आप USB घुसाते हो, तो जो चार्जिंग वाला पार्ट है उसमें सिर्फ 2 ही कनेक्शन होते हैं। रीज़न, वो सारा प्लास्टिक का बना हुआ, करंट लगने का मतलब ही नहीं है, तो उसमें अर्थ वाला पार्ट यूज नहीं होगा। तो मोबाइल का जो चार्जर है वो अंदर घुसाओगे तो 2 ही पिन घुसेंगे उसके, लेकिन जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसके अगर आपने, ये भी एक चार्जर है, ये इसको पावर देता है बेटा। अब ये भी सारा प्लास्टिक का ही है, तो इतने करंट तो मारना नहीं है, तो 2 ही पिन बहुत है बस, ठीक है। फिर इसमें अर्थ क्यों लगाना है, तो अर्थ जो है वो लगेगा तब जब जो बॉडी है ना वो मेटल की होगी, उसमें करंट आ सकता है। तो ये अर्थ का सिंबल हम ऐसे दिखाते रहे हैं। तो अगर अर्थ मतलब इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, धरती के साथ जोड़ना है सिंपल लैंग्वेज में, तो अगर इस तार को हम अर्थ कर देंगे इस साइड को, तो क्या होगा, अर्थ में बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं इसमें कह रहा हूं कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर अर्थ में कितने होंगे सोचो, बहुत ज़्यादा हैं बेटा। तो यहाँ पे शॉर्टेज थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो अर्थ कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देगी। इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कैंसल आउट, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिटा देता हूँ बेटा। अब क्या हुआ, अब सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बच गया। एक और तरीका भी है, अर्थ से नहीं जोड़ना कोई बात नहीं है। ये 2 प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये लास्ट वाले लेक्चर में डायग्राम था। इसका चार्ज टोटल 0, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इसका भी 0। अगर मैं इसको एक बैटरी से जोड़ता हूँ, सेम सिचुएशन आ जाएगी, देख लेना आपके सामने। बैटरी क्या करती है, बैटरी के पॉजिटिव में होते हैं शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इधर से इलेक्ट्रॉन 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 खींचेगी, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बचेगा, वेरी नाइस, पॉजिटिव। और जो नेगेटिव साइड है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा इधर को, इसने इलेक्ट्रॉन लिए इधर को, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस में हो जाएंगे तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव। मैंने भी यहाँ पे यही दिखाया। तो अपने पास 2 तरीके हैं, या तो इसको अर्थ कर लीजिए, या फिर इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ो, तो भी सेम सिचुएशन आ जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो सिचुएशन क्या हो गई है। पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक, इसमें भी है भाई, ये जितना प्लस है उतना ये माइनस है, इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट 0। जब दूर से देखोगे तो लगेगा सिर्फ प्लस 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 है, तो फील्ड इसका भी बहुत दूर तक है। इसमें क्या हुआ, वही सिचुएशन आ गई ना, पॉजिटिव का फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव का फील्ड टूवर्ड्स चार्ज, यहाँ वाला पॉजिटिव गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अब है ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो 1 कूलम को इधर से इधर लाने में वर्क करना पड़ेगा
यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क करोगे? नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए बोलिए बोलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, चैट में आंसर दे सकते हैं। आंसर 0, फील्ड ही नहीं है बेटा। जो ये 1 कूलम चार्ज है, इसको रिपेल फोर्स कौन लगा रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन 0। तो फिर वर्क करना कहाँ पे है? वो वर्क ना यहाँ से यहाँ तक ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही इधर को, यही इतनी जगह में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बात तो बुरी है पर चलो समझने के लिए कोई बात नहीं है। भगवान करे जल्दी जल्दी रिकवर हो सारे, इंडिया उससे बाहर आए। आप सभी लोगों ने प्रे करना है मन से, पुलिस वालों के लिए आपने प्रे करना है, सभी ने डॉक्टर्स के लिए आपने प्रे करना है, प्यूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और घर में रहना है जो बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है। बाकी कंट्रीज़ भी आपने हालत देख ली है, तो हमें संभलना है, अपने आप को संभालना है और खुद संभलेंगे। अगर आप बाहर आ गए घर से तो पड़ोसी बाहर आएगा, चलो भी खेलते हैं कुछ ना कुछ, फुटबॉल ले आते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप अंदर रहेंगे, पड़ोसी भी नहीं आया। तो इस तरह से हमें इस मुसीबत से निकलना है और यूनिवर्स को हमेशा थैंकफुल रहना है। हमें अच्छी अच्छी ऑक्सीजन, अच्छी चीज़ें दी हैं यूनिवर्स ने, वो तो हमें ही यूज़ नहीं करना आया। सो बी थैंकफुल, प्रे फॉर ऑल दीज। और अपने पेरेंट्स जो हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करिए, टीचर्स को याद करिए, मुझे चाहे याद करना चाहे नहीं करना वो अलग बात है। टीचर्स को याद करिए और उन सबको थैंकफुल रहिए कि आपने हमें इस टाइम में भी संभाला है। बेटा आप सोचो ना, कितने बच्चे जो हैं वो तो बेचारे, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, तो आप घर में बैठे हैं, आपको सब फैसिलिटी अवेलेबल है, पंखा आपके ऊपर चल रहा है, सब चीज़ आपको अवेलेबल है, पानी पीने का अवेलेबल है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमें इतना कुछ दिया है भगवान ने। और कोई आपके आसपास जो है जो कि ज़रूरतमंद है, जो अपनी जो डेली नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स को बोलिए, आप भी करिए, बी हेल्पफुल टू देम। तो कोई अगर आपके घर पे आ जाता है तो ये मत सोचिए कि ये क्यों आ गया, गुस्सा नहीं करना। इस टाइम पता नहीं किस किस की क्या क्या मजबूरी है। सो आपने सबका हेल्प करना है, आटा दे दीजिए, दाल दे दीजिए, चावल दे दीजिए, जो भी आपके घर में बन पाता है, जितना आप आराम से इजीली जो है मैनेज कर लेंगे, वो जरूर दीजिए। आज का जो टाइम है वो है एक दूसरे से मिल बांट के खाने वाला टाइम। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप लोग सारे, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं अगर, तो फिर आपने सभी ने अभी ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करना है। आप याद करेंगे बाद में कि हमने किसी टाइम पे कुछ किया था, तो इसका फल आपको पक्का मिलेगा। आप जब भी दुनिया में किसी अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे ना, आज के 10 सालों के बाद, तो फिर आप याद करेंगे कि सैनी सर ने कुछ कहा था, पता नहीं उसी चीज़ का असर है। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए एंड बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर सेल्फ। जो ये सारा काम हम करते हैं, लेक्चर को पूरा एंड तक सुनिए, बीच में छोड़ के मत जाइए, और इसको सारे को नोट डाउन करना है। इसके बाद फिर उसको रिवाइज, फिर डेरिवेशन की प्रैक्टिस। तो आप अपने प्रति भी ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि जो बाकी चीज़ें जो हैं दुनिया की जो हैं वो तो बेटा मूवेबल हैं। दोस्त आज हैं, कल कोई और हो जाएंगे आपके, फिर नए बन जाएंगे। मेरे दोस्त जो है मेरे स्कूल टाइम के अब मेरे साथ में हैं तो हैं, लेकिन बहुत दूर दूर बैठे हैं। लेकिन आज जो हेल्पिंग है ना, वो कोई और बंदे हैं, तो जिनके सहारे मुझे चलना है। तो उसी तरह बेटा ये चीज़ें तो बदलती रहेंगी, लेकिन आपके साथ एक चीज़ चलेगी हमेशा। आज अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, तो उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का एफर्ट है, मेरे टीचर्स का एफर्ट है कि मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं आपको आज घर से भी पढ़ा सकता हूँ। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ टीचर्स ने सिखाया, पेरेंट्स ने सिखाया, स्कूल पेरेंट्स ने भेजा। पिटाई भी होती रही, अब तो नहीं होती है, कोई बात नहीं है। तो रिमेंबर योर पेरेंट्स, remember God, and remember and be thankful to policemen, be thankful to everyone in the hospital। और जो बैंक एम्प्लॉइज़ हैं, काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स बैंक में जाते हैं, be thankful to बैंक एम्प्लॉइज़ also। उनके लिए प्रे करना है कि उनको ये बीमारी जो है वो ना लगे, उनसे दूर रहे और वो जनता की सेवा करते रहें। सो होप करता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे। चलिए अब बात कोरोना की कर रहे थे,
अगर कोरोना में क्या किया गवर्नमेंट ने भी, बच्चे काफ़ी जगह फंसे हुए हैं। मान लो चंडीगढ़ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि हमारे बच्चे कुछ दिल्ली में फंसे हुए हैं, हम ऐसे करते हैं उनको दिल्ली से शिफ्ट कर लेते हैं चंडीगढ़ में, लेकिन उसमें कोई बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, खत्म हो गए कईयों के, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाएगा। जब लॉकडाउन नहीं था तब दिल्ली से चंडीगढ़ आने के लिए लगते थे 600 रुपये। किसी को घटिया सी बस मिल गई, चलो वो 580 में आ गया। आज लॉकडाउन में अगर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि हम अपने बच्चों को फ्री ट्रांसफर करेंगे इधर को, यहाँ तक से, इसको हम नाम दे देते हैं, जो बच्चे चंडीगढ़ में रहते हैं उनको एक ना ट्रिब्यून चौक पता सभी को कहाँ पे है, तो गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़ बोलती है कि हम बच्चों को दिल्ली से शिफ्ट करके चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक तक ले आते हैं, आगे अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो मान लीजिए एक बंदा ट्रिब्यून चौक आ गया और उसने सेक्टर 32 में जाना है, तो वो 10 रुपीज़ दे के जाएगा, बस एक ऑटो करेगा या जो भी उसकी पॉसिबिलिटी होगी, जो फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो कितने रुपीज़ लगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो कोई अमाउंट ही नहीं लगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ लगे ₹10। आपने नोटिस किया, जो चीज़ 600 थी वो 10 रह गई बेटा। बिल्कुल उसी तरह जो पोटेंशियल पहले 600 वोल्ट था, एक कंडक्टिंग शीट को पास लाने से वो 580 वोल्ट रह गया। लेकिन अगर इस शीट को हमने अर्थ कर दिया, इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो हमने खत्म कर दिया, अर्थ कर लो या फिर इसको आप बैटरी के नेगेटिव से जोड़ लो, किसी भी तरह करो, इस पे सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए। उस केस में क्या है कि यहाँ पे सारी जगह फील्ड खत्म हो जाता है, तो जब फील्ड ही नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक तो वर्क करना ही नहीं पड़ा, तो वर्क करना पड़ा सिर्फ इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में बस, और वो वर्क डन बहुत थोड़ा सा है। तो जब ये वर्क डन बहुत कम हो गया तो पोटेंशियल जो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, V का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। V अगर कम हो गया, देखो बेटा डिनोमिनेटर की बात करें, यहाँ पे 500 लिखा हो, मान लो हमने चार्ज दिया 50 कूलम, बहुत बड़ा है 50 कूलम, मान लो भी थोड़ी देर के लिए 50 कूलम चार्ज दिया, और वो चार्ज डिपॉजिट करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ा 1 कूलम चार्ज पे, वो था 500 रुपीज़ की जगह जूल लिख लेते हैं, तो 500 जूल करना पड़ा 1 कूलम के लिए, तो यहाँ पे 500 वोल्ट हो गए, तो एक जीरो कैंसिल, तो इसका कैपेसिटेंस बेटा कितना बना, 1/10। अगर 50 कूलम चार्ज को लाने के लिए जो पोटेंशियल जो है कंडक्टर का इंक्रीज होता है उस प्रोसेस में, वो 500 की जगह पे सिर्फ 10 वोल्ट इंक्रीज हो। ध्यान से देखो जरा बेटा, तो अब आंसर आ रहा है 5, तो 1/10 और 5 में बेटा बहुत फर्क है, इट इज लाइक 0.1, इट इज 5, तो 0.1 को इंटू 10 करोगे तो 1 बनेगा, फिर 1 को इंटू 5 करोगे तो ये आएगा, तो ये 50 टाइम्स जो है कैपेसिटेंस बढ़ गया आपका। सो व्हाट आई वांटेड टू से, दोबारा फिर ध्यान से देख लो, सिंगल कंडक्टर होगा उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, उस कंडक्टर के पास एक और कंडक्टर रख देंगे तो भी पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आपने इस कंडक्टर को अर्थ से ज्वाइन कर दिया या बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, सो दैट इसका पॉजिटिव चार्ज सारा वैनिश हो जाए, तो कैपेसिटेंस ड्रास्टिकली अप जाती है, V का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा और कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम चार्ज के लिए काफी बड़ा हो जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि अगर एक कंडक्टर के पास जो चार्ज है उसके पास एक अर्थ किया हुआ कंडक्टर उसके पास रखेंगे, तो पोटेंशियल जो है कंडक्टर का वो ड्रास्टिकली जाता है डाउन, ड्रास्टिकली समझते हैं, बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, V का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अभी मैं इसको रब करने वाला हूं क्योंकि ये पेपर में नहीं आना सारा डिस्कशन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मैंने समझा दिया आपको, पेपर में ये डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी कुछ नहीं आएगी। हाँ वैसे आपने याद रखना, हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन डाल दें कि इसके पास एक प्लेट लेके आए
तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ऐसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कोई शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप वगैरह हो सकता है। तो अगर नोट करना है इसको, एक काम करो, साइड में एक लाइन मारो, ये जो 3 पॉइंट्स है वो साइड में लिख दो। पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट था। सो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज इफ वी ब्रिंग an earthed conductor near a charged conductor, then potential of the given conductor decreases considerably, drastically, and hence capacitance increases drastically, यानी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही बेटा लॉजिक है जो मैंने आज जहाँ से शुरू किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो ज़्यादा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी जगह में ही ट्रैप होकर रह जाता है, बाहर फील्ड नहीं होता। फील्ड नहीं है तो वर्क नहीं करना बेटा, पोटेंशियल जो है बहुत कम हो जाएगा। V कम हो गया तो C का वैल्यू बढ़ जाना है। अब मैंने कई बार बोल दिया, काफ़ी बच्चे जो जल्दी ग्रास्प करते हैं वो कहेंगे सर हट नहीं रहे, तो ऐसी बात नहीं है, हर एक को समझाना जरूरी है। अब मेरा ख्याल है मैंने एक ही चीज़ कई बार बोल दी है, फिर भी किसी को कुछ लग रहा है दोबारा देखना है तो थोड़ा पीछे करो वीडियो को, कोई बात नहीं है, आपके हाथ में है। वीडियो बनाए इसीलिए है क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया, चाहे 50 बार देखिए, आपकी मर्जी है। तो अब आपने डेफिनेशन नोट करनी है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो अभी मैं रब करने वाला हूं, जिसने नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज कर लो। चलिए, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब डेफिनेशन या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा। स्टेटमेंट है इफ वी ब्रिंग एन अर्थड, वो कनेक्टर जो अर्थ किया हुआ है, कंडक्टर नियर अ चार्ज कंडक्टर। एक कनेक्टर पहले से पड़ा था चार्ज, उसके पास एक और कनेक्टर लेके आए जो कि अर्थ से कनेक्टेड था। उसके बाद क्या हुआ, देन पोटेंशियल ऑफ द गिवन कंडक्टर, जो पहले से चार्ज कनेक्टर था उसका पोटेंशियल ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। और एज अ रिजल्ट जो कैपेसिटेंस है सिस्टम की वो मैनी फोल्ड्स यानी कि कई गुना बढ़ जाएगी। ये प्रिंसिपल है। इसलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कैपेसिटर में 2 प्लेट्स क्यों यूज़ करते हैं, 2 कनेक्टर क्यों यूज़ करते हैं। तभी इसमें से 2 वायर निकले हुए हैं, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँगा ना अंदर से, तो इसके अंदर से निकलेंगे 1 किलोमीटर लंबे, 1 किलोमीटर समझते हैं, 1 किलोमीटर लंबे 2 प्लेट्स निकलेंगे, लेकिन वो बहुत ही पतले हैं और बहुत ही पास पास में रख के उनको फोल्ड किया गया है। तो मैंने बताया कि एरिया बड़ा होना चाहिए, अभी हम फॉर्मूला निकालेंगे। 2 प्लेट से कैपेसिटेंस जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसको जो कैपेसिटर को बनाया गया है वो 2 कनेक्टर से बनाया गया है, समझे। इसलिए 2 इसके अंदर कनेक्शन निकले हुए हैं, एक प्लस को देना, एक माइनस को देना, समझ गए होंगे। सो 2 कंडक्टर्स वाला कैपेसिटेंस बहुत ही बड़ा होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी अच्छी नहीं आती, तो 2 कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस बहुत अच्छी आती है। तो अब हमें ड्राइव करना है एक रिलेशन कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जैसे स्फीयर का ड्राइव किया था, उसका कैपेसिटेंस आया था 4πε0 r। तो अगर 2 प्लेट्स वाला कैपेसिटर हो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हो गया अपना एक प्लेट, दोनों प्लेट सेम एरिया की हैं, ये दूसरी प्लेट का कनेक्शन यहाँ से शुरू करना है क्योंकि इसके पीछे छुप जाएगा, बाकी का हिस्सा दिखेगा नहीं, ऊपर का हिस्सा दिखेगा। एक प्लेट को हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया मैंने, और दूसरी प्लेट पे चार्ज नेगेटिव भी आया लेकिन पॉजिटिव भी आया था, बट पॉजिटिव हमने बैटरी के नेगेटिव से लगा के सारा खींच लिया है, पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा, या अर्थ से कनेक्ट करके हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं और जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये अभी अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। सिंगल शीट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2ε0 होता है, और अगर पेयर ऑफ शीट्स हो, जो गॉसी थ्योरम कर रहे थे, मैंने कराए थे स्पेशल केस, या वैसे भी इस प्लेट का पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को, नेगेटिव का टूवर्ड्स होता है वो भी नीचे को, तो ऐसे 2 फील्ड ऐड हो जाएंगे मीन्स इसी का डबल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है
नीचे की तरफ होगा प्लस टू माइनस, और वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे स्ट्रेंथ रहता है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको चार्ज स्टोर चाहिए। तो चार्ज अगर इनका प्लेट्स का एरिया है ए ईच और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है डी, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया, बहुत कम होता है, इतना तो होता ही नहीं है। यानी अगर ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ये 0.1 मिलीमीटर होगा, बहुत ही कम रहता है। तभी तो बेटा इतनी सी जगह में मैं बोल रहा हूँ, इतनी सी जगह में दो प्लेट्स, वो भी 1-1 किलोमीटर लंबी, इसके अंदर पैक्ड हैं, तो तभी होंगी अगर उनको प्लेट्स को पास पास में लाएंगे, तभी होगा अगर प्लेट्स बहुत थिन होंगी। थिकनेस का कोई चक्कर नहीं है, हमें तो चार्ज स्टोर करना है, जितनी पतली होगी उतनी चलेगी। तो बेटा बहुत पतली प्लेट्स हैं, बहुत पतली मतलब जो आपके किचन में यूज़ होता है फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल, फूड को रैप करने के लिए, उस फूड रैप का जो थिकनेस है, उस थिकनेस को 1/100 कर लो। सोच रहे हो ध्यान से? जो आपका किचन में एल्युमिनियम रैप है, जिसमें आपको मम्मा खाना पैक करके देते थे जब स्कूल जाया करते थे आप किसी ज़माने में, तो उस टाइम जो रैपिंग के लिए जो फॉयल यूज़ हुआ, उस फॉयल की थिकनेस को डिवाइड बाय 100 करो। उतनी पतली प्लेट्स हैं इसके अंदर बेटा। इस कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स हैं उनकी थिकनेस बहुत कम है, उन प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो भी बहुत कम है, लेकिन दोनों प्लेट्स आपस में जुड़नी नहीं चाहिए, तो आगे एक लेक्चर में आ रहा है। तो बीच में हमें रखना पड़ेगा कुछ मटेरियल जो कि दोनों प्लेट्स को ज्वाइन ना होने दे, उस मटेरियल को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो क्या है कि ये एक प्लेट है, उसके बीच में फिर रखेंगे डाइलेक्ट्रिक, उसके ऊपर दूसरी प्लेट आएगी, फिर इनको हमने फोल्ड करना है, ऐसे रोल करना है, और रोल करने के बाद बस इसके अंदर और कुछ नहीं है बेटा, दो प्लेट्स मेटल की और उनके बीच में एक रैप, क्योंकि दोनों प्लेट्स को अलग अलग भी तो रखना है, तो बीच में एक पॉलीथीन का पीस है और बन गया कैपेसिटर। और कोई इसके अंदर कोई जादू नहीं है। हाँ, प्लेट्स का लेंथ बहुत ज़्यादा है, वो क्यों है आपको अभी समझ आ जाएगा इस डेरिवेशन के बाद। ओके, सो प्लेट्स ऑफ एरिया ए ईच, उनकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी। तो अब निकालने जा रहे हैं हम इनका कैपेसिटेंस क्या आएगा। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, कितना चार्ज स्टोर हुआ और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो सबसे पहले मैं चार्ज लिख लेता हूँ कि चार्ज क्या आएगा। तो क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो होती है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। जैसे आप डाइपोल का चार्ज लिखते थे कि डाइपोल का चार्ज क्यू है, लेकिन उसमें चार्ज दो हुआ करते थे, कि प्लस क्यू कि माइनस क्यू। अब बोले कि उसका चार्ज तो 0 है। तो ये चार्जेस होते तो प्लस एंड माइनस हैं, कितने दूर रखे गए, लेकिन चार्ज आपको एक ही लिखना होता है डाइपोल में, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस लिखा था आपने, याद है? तो ये तो नहीं लिखेंगे 0 चार्ज है। ओके, सो 0 चार्ज नहीं था, तो इन पे चार्जेस प्लस एंड माइनस जरूर हैं, लेकिन हमें देखना एक प्लेट पे कितना चार्ज आया। तो एक प्लेट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। दैट मीन्स जो चार्ज स्टोर्ड है, कैपेसिटर ने स्टोर किया हुआ है, वो होगा सिग्मा इंटू ए। बेटा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। अब मैंने क्यू निकाल दिया, अब अगला काम है वी निकालना है। वी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, वर्क डन निकालना होता है। मैं थोड़ा पहले लिख देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा, फिर जो काम की बात है वही लिखेंगे। वर्क कैसे निकलता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सही बोल रहा है? फोर्स अगर वेरिएबल हो तो एफ डी एक्स करना पड़ता है, और उसको करना पड़ता है इंटीग्रेट। आप अभी नोट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा सेट करना है। हमें वर्क निकालना है कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस प्लेट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अब सोचने की बात यह है, अभी डिस्कस करके हटे कि इधर तो फील्ड ही नहीं है, तो फील्ड नहीं है तो यहां थोड़ी वर्क करोगे बेटा। वर्क आपको करना है सिर्फ इतनी जगह में वर्क करना है। तो वर्क के लिए आप इसको करेंगे इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू डी। बस इधर फील्ड ही नहीं है बेटा, फील्ड नहीं है तो वर्क भी नहीं करना। अब किस पे वर्क करना है? वैसे तो वर्क करना होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या करना आपको,
अगर यहाँ पे आपने ड्रॉ नहीं करना, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हो, वो क्यू नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा नीचे को, हमने चार्ज को लेके आना ऊपर को, जैसे ग्रेविटी की अगेंस्ट लेके आते हो किसी चीज को, अगेंस्ट ग्रेविटी लेके आते हो, नीचे को फोर्स लगता है mg, आप फोर्स ऊपर को लगाते हो प्लस mg, नीचे को माइनस mg अगर है, mg फोर्स से आपने डिस्प्लेसमेंट h दिया तो mg इंटू h कर देंगे, mgh इक्वल टू वर्क डन आ जाता है, जितना वर्क हुआ वो एनर्जी स्टोर हो जाती थी। तो यहां भी आपको वर्क करना है, तो ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो क्यू नॉट चार्ज में फोर्स लगेगी क्यू नॉट इंटू ई, ऐसा हम बहुत बार लिख चुके हैं, डाइपोल में भी लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी जब पैरेलल आपके राइट हैंड साइड को, उसमें एक डाइपोल रखा हमने जिसमें एक चार्ज प्लस था एक माइनस था, प्लस पे फोर्स क्या आई थी क्यू ई, माइनस पे भी फोर्स क्यू ई थी, लेकिन डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स अगेंस्ट द फील्ड लगती है, पॉजिटिव अलोंग द फील्ड लगती है। उसी तरह से यहाँ भी यही करना है आपको। सो व्हाट वी आर अबाउट टू डू, हमें निकालना है कि वर्क कितना करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज। तो क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स क्यू नॉट इंटू ई, इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने दिया डी एक्स लिख दीजिए या डी एल लिख दीजिए, अभी डी एक्स लिखना डी एक्स लिखते कोई बात नहीं। इसको करना है हमने इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू डी, लेकिन ये वर्क आया क्यू नॉट चार्ज पे, क्यू नॉट चार्ज पे वर्क हुआ W, तो 1 कूलम पे कितना होगा W बाय क्यू नॉट। तो इस वर्क को आपने क्यू नॉट से डिवाइड भी करना है, क्यू नॉट कैंसिल, तो जो पोटेंशियल है वो अब ई डी एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू डी होगा। हमें बस इतना ही लिखना है, तो ये मैं एक्स्ट्रा जो है रब कर रहा हूँ, ये सारा कुछ लिखने की हमें जरूरत नहीं है। हमें निकालना है वर्क डन ऑन क्यू नॉट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। तो क्यू नॉट को हमने यहां से यहां शिफ्ट करना है, एरो का मतलब फोर्स था, फोर्स नीचे को थी, हमने ऊपर को लेके जाना है, तो उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी क्यू नॉट इंटू ई, थोड़ा सा डिस्टेंस dx कवर करेंगे, उसमें जो वर्क आया वो निकाल दिया, ये सारे वर्क 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 हमने ऐड करने हैं, मीन्स इंटीग्रेट किया और उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो आ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही होता है पोटेंशियल। वैसे अब पोटेंशियल वर्ड यूज करना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, रीज़न पोटेंशियल होता है कि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क हुआ, बट यहाँ पे वर्क ही नहीं हुआ, तो वर्क सिर्फ एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में हो रहा है। तो अगर वर्क डन करना हो फ्रॉम 1 पॉइंट टू पॉइंट नंबर 2, उसके लिए कुछ और नाम था, बोलिए क्या नाम था, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, उसके लिए कुछ अलग से और नाम था। वेरी नाइस, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। तो अब पोटेंशियल ना वर्ड यूज करो, बेटर वर्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें इन दो प्लेट्स के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू नॉट छोड़ो परे, क्यों लिखना है, मारो गोली इसको, तो सिर्फ ई डी एक्स का इंटीग्रल करते हैं फ्रॉम 0 टू डी। तो ये भी मैं रब कर रहा हूं, सिर्फ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डी, किसका इंटीग्रेशन करना है, ई डी एक्स का। ओके, क्या आएगा आगे सोच सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी नाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डी, बहुत अच्छे। कॉन्स्टेंट्स इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाते हैं, तो इन दोनों प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वो सभी जगह एक ही आएगी, उसको भी बाहर निकालो। सो इजी, ओनली dx हो इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं, एक है ओनली dx का इंटीग्रल, जो बच्चे मेडिकल वाले हैं वो गुस्सा मत होना, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है xn dx, जो कि क्या आता है x पावर n+1 ओवर n+1। अगर बेटा ओनली dx हो, जैसे यहाँ पे आ गया ओनली dx हो, मेडिकल वाले बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए, तो इसको बेटा मैं x पावर 0 लिख सकता हूँ। बेटा यहाँ पे x के पावर n थे, n बार x आया, इसमें यहाँ x था ही नहीं,
तो 0 बार आया तो x पावर 0, वैसे भी 1 को x पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हुए क्या आएगा, x पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 डिवाइड बाय नया पावर 1। तो बेटा क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू x। मेडिकल वाले बच्चों को बता दिया, नॉन मेडिकल वाले पहले ही जानते हैं सारी अच्छी तरह से। ओके, तो dx का इंटीग्रल x। अब आपको पुट करनी है लिमिट्स फ्रॉम 0 टू d। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट d लोअर लिमिट 0। बाकी मैं सुजेस्ट करता हूं हमेशा कि इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, ये स्टेप की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट, एडिशन। dx मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस, तो थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, ये सारे dx 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 ऐड करेंगे तो ये टोटल लेंथ d ही तो आएगी, तो सीधा d भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो अब हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं, निकल आ गई हैं। हमारे पास v भी अवेलेबल हो गया बेटा, v चाहिए था एक हमें q चाहिए था, दोनों अवेलेबल हो गए। तो वह लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम रह गई है, यू वुड कॉपरेट। तो मुझे लिखना है कैपेसिटेंस क्या आया, वेरी इजी। कैपेसिटेंस होता है Q बाय V। तो बेटा Q का वैल्यू डालेंगे आप सिग्मा इंटू ए, और V का वैल्यू डालेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या कैंसल, वेरी नाइस। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, मेडिकल स्टूडेंट्स ध्यान से गलती मत करना। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई होगा। बस बेटा यही हमें निकालना था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एक बार सारे स्टेप्स फिर से देख लो। कैपेसिटेंस होती है Q बाय V। दो प्लेट्स यूज कर रहे हैं हम, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दिया। मर्जी आपकी बैटरी से दो या आपकी मर्जी है इसको अर्थ से जोड़ लो, दोनों सिचुएशन सेम है। अब निकालना था कि इसने चार्ज कितना स्टोर किया कैपेसिटर ने, क्यों निकालना आपको पहले। तो इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू Q बाय ए। ये वाला चार्ज हमने नहीं दिया, ये इंड्यूस होके जैसा कि अभी डिस्कस हुआ अपने आप आ गया ये। तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक शीट का एरिया है A, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा वॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज कंटेन पर यूनिट एरिया। इसके बाद हमें दूसरा काम निकालना था V कितना है। तो वैसे तो V का फॉर्मूला है, वर्क टन निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके इंटीग्रेशन करना पड़ता है 0 टू इन्फिनिटी। बट इधर कोई फील्ड ही नहीं था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन 0 टू d कर दी। बस इस प्लेट से इस प्लेट तक जाओ, दैट्स ऑल। फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को करो इंटीग्रेट, क्योंकि पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो है वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज इन शिफ्टिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। तो वो वर्क डन आप एक कूलम पे जो फोर्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सीधा लिखो E इंटू डी एक्स। तो E डी एक्स तो इसलिए लिख दिया कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम ना हो, बट फील्ड यहाँ पे हर जगह सेम था, विच वॉज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट का फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमने गॉसिस थ्योरम में ड्राइव किया। यहाँ पे दो शीट्स का फील्ड है और दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड होकर डबल हो जाएगा। कांस्टेंट बाहर निकलेगा, dx का इंटीग्रल बता दिया मैंने, वो इक्वल टू x आएगा। अपर लिमिट डालोगे d, लोअर लिमिट डाला 0, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d। ये बेटा v का वैल्यू आ गया। वैसे v पोटेंशियल था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अब दो प्लेट्स हो गए हैं और बाहर की तरफ फील्ड 0 है, तो दैट मीन्स हमें वर्क सिर्फ यहां से यहां तक ही करना है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक। तो अगर वर्क करना हो सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसको पोटेंशियल ना बोल के हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दो, चार्ज भी आपके पास आ गया, V भी आ गया बेटा, डिवाइड करने पे आपके पास कैपेसिटेंस आ गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है अगर बीच में मीडियम एब्सेंट है, बीच में खाली पड़ा है। बट मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस कैपेसिटर को कैसे बनाया गया। इसमें क्या है, एक प्लेट फॉलोड बाय एन इंसुलेटर, पॉलीथीन का पीस होगा एक, उसके बाद दूसरी प्लेट, तो इसके बीच में मीडियम क्या है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन अगर मीडियम है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम थोड़ी यूज होगी, फिर तो परमिटिविटी ऑफ पॉलीथीन यूज होगी। इसको पॉलीथीन मान लो आप, कपड़ा है नो डाउट, आप पॉलीथीन मान लो। तो
कैपेसिटर जब बनते हैं तो कैपेसिटर्स के बीच में कभी कभी तो बेटा यूज करते हैं पेपर। दोनों प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में पेपर डाल देते हैं। पेपर डाल दिया तो उसको बोलेंगे पेपर कैपेसिटर। और बीच में अगर दोनों प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। और कभी कभी दो प्लेट्स के बीच में यूज होता है माइका। माइका मम्मी वाला माइका नहीं, माइका बोले तो जो आपके स्कूल में स्विच बोर्ड है ना, जहां से पंखा पंखा ऑन करते हैं, तो एक वाइट कलर की प्लेट है, सनमाइका सुना हो आपने? सनमाइका, सन मतलब वो थोड़ा उसके ऊपर एक कोटिंग दे देती है जिसके कारण वो ग्लेजिंग हो जाता है, शाइनिंग हो जाता है, इसलिए सनमाइका। लेकिन वो जो ऊपर का मटेरियल है उसको हटा दें जो शाइन कर रहा है, तो पीछे जो लेयर बचेगी उसको बोलते हैं माइका। तो अगर दो प्लेट्स के बीच में आपने माइका पैक किया तो नाम हो जाएगा माइका कैपेसिटर। दो प्लेट्स के बीच में अगर पेपर डाल दिया तो नाम रखेंगे पेपर कैपेसिटर। दो प्लेट्स के बीच में अगर आपने डाला इलेक्ट्रोलाइट तो नाम रखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं कैपेसिटर्स के। और अगर बीच में एयर हुआ तो वी कैन कॉल इट एज एयर कैपेसिटर ऑल्सो। तो ऐसे कैपेसिटर्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सो डिपेंडिंग के बीच में आपने मीडियम कौन सा डाला, तो मीडियम डालने से क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है वो कितनी आएगी, तो आपको बताया हुआ है जब से हमने कूलम्स लॉ शुरू किया कि अगर कोई मीडियम हो वैक्यूम की जगह पे तो इसके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ वो जो कांस्टेंट था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसे मैंने बताया कि यहाँ पे साथ में फिर के भी आता है। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसी तरह अगर मीडियम प्रेजेंट हुआ दो प्लेट्स के बीच में तो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है के, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है के, तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब जगह मेरे पास हो गई है खत्म, आप अपने आप लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, और जब दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या पंगे लिए, ध्यान से सुन लो जरा। पहला, मैंने बोला प्लेट्स की लेंथ 1 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इसको इधर को बड़ा करना तो पॉसिबल नहीं था। आपके घर में जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो इतनी की होती है ना, रफली बस इतने साइज की। ये थोड़ा भी जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो आप जैसे कपड़ा लेने खरीदने जाते हैं कि वो 1.5 मीटर लंबी है, चौड़ाई में 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा फॉयल जो है वो रखेंगे कहाँ पे, किचन में कहाँ रखोगे उसको? तो इधर को तो कम रखना होता है, लेकिन इधर को लंबाई बढ़ा लो, कोई बात नहीं है, उससे आपको ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। तो एरिया बढ़ाना था नंबर 1। दूसरा मैंने बोला कि दोनों प्लेट्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखाया, वो इतना बड़ा नहीं है, वो बहुत कम है। जितना ये दिख रहा है ग्रीन पोर्शन, इससे बेटा 100 टाइम्स कम है। तो D को कम करने से समझ गए क्या होगा? D कम करेंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। एरिया बढ़ा दिया हमने, प्लेट्स लंबी लंबी यूज कर दी, D को कम किया ताकि कैपेसिटेंस ज्यादा आए। कंडक्टर 2 यूज कर दिए, 2 का कैपेसिटेंस वैसे ही ज्यादा होता है। और इसके अलावा हमने इसके बीच में पैक किया एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बहुत अच्छा है। K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बड़ा कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। तो हमने इस कैपेसिटर के अंदर सारे वो पंगे लिए कि कैपेसिटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, क्योंकि कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डिस्टेंस हमने कम से कम कर दिया, और कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स। के जितना बड़ा होता जाएगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होता जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो के है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं। पंखे में तो नहीं लगेगा, पंखे में तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं चलता, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की ना पोलैरिटी होती है, उसकी एक प्लेट पॉजिटिव रखनी होती है, एक नेगेटिव रखनी होती है। ये हम यूज़ करते हैं एसी में। एसी में बेटा कभी ये प्लस हो जाता है, कभी ये प्लस हो जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, चैप्टर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट्स,
वो तब की बातें हैं। अभी सिर्फ क्या कि जो कैपेसिटेंस है उसको बढ़ाने के लिए हम बीच में एक प्लेट्स के मीडियम यूज़ करेंगे जिसका के बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब शिफ्ट होना नेक्स्ट टॉपिक पे। मीनवाइल इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बार बार यूज़ होगा। डेरिवेशन किसी किसी पेपर में आ सकती है, और इस डेरिवेशन को आगे हम एक और केस के साथ आगे एक्सटेंड करेंगे एंड ऑफ द टॉपिक करने के लिए, बाद में यूज़ होगा। अभी लास्ट लेक्चर होगा वो, तो लेक्चर नंबर 4 ऑफ कैपेसिटर्स। अभी दो प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, वो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है कि इस रीजन को पूरा फिल कर दे, दोनों प्लेट्स के बीच के गैप को। हो सकता है पार्शियल फिलिंग हो, कुछ जगह में एयर हो, कुछ में डाइलेक्ट्रिक हो, तो उसकी एक अलग डेरिवेशन आएगी, लेकिन उसके भी स्टेप्स यही रहेंगे सेम। तो इसलिए ये डेरिवेशन अगर आती है तो वो डेरिवेशन आपको आसान लगेगी। तो अब नोट डाउन करिए पहले, फिर आगे शिफ्ट होते हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि कैपेसिटर्स अगर एक से ज़्यादा हों, 3 कैपेसिटर है अपने पास, अलग अलग कैपेसिटेंस के C1, C2, C3, उनको अगर सीरीज में लगाएं और पैरेलल में लगाएं तो वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कितने माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड का होगा, अगर हमें इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस उनके पता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपको याद हो, जो दिवाली की अपनी लड़ी होती है उसमें बल्ब लगे होते हैं सीरीज में, एक बल्ब खराब हो जाए सारे बंद हो जाते हैं, याद है आपको? रीजन सीरीज में क्या होता है, मैं अभी आपको बल्ब बना के दिखाता हूं। सीरीज में 10th क्लास में पढ़ा था आपने, एक बल्ब का जो कनेक्शन है पहले वाले का वो बैटरी से जुड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से जो करंट निकलेगा वो नेक्स्ट बल्ब को, वही नेक्स्ट बल्ब को, और वही करंट अगले फिलामेंट में से क्रॉस होकर बैटरी में वापस आता था। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक बल्ब खराब हो गया, यानी यहाँ से करंट जाना बंद हो गया, तो सबका ही करंट बंद हो जाएगा और सारे बल्ब हो जाएंगे ऑफ। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर कैपेसिटर्स एक ही लाइन में हैं, बीच में से कोई नया कनेक्शन नहीं निकल रहा, जैसे यहाँ पे क्या है, नए कनेक्शन बन रहे हैं, एक रास्ता इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, इधर को चला गया, एक ही रास्ता हो, जरा ध्यान से सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक ही लाइन में बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं लेकिन कोई नया रूट बीच में से नहीं निकलता, उनको बोलेंगे इन सीरीज। यहाँ से एक और रास्ता अगर मैं निकाल दूं तो बेटा पैरेलल शुरू हो जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे मैनेज करना उसको। अभी सीरीज के लिए all the components must be the same line and there shouldn't be any new route coming out, एक ही रूट होना चाहिए पूरा, तब उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है कि बैटरी के साथ हर डिवाइस का, हर बल्ब का, हर कैपेसिटर का सीधा सीधा कनेक्शन है। चेक करो बेटा, अगर बैटरी 12 वोल्ट की है ना, तो वो 12 वोल्ट इसको भी मिलके चेक करो, ये सीधा बैटरी जुड़ा हुआ है, ये भी सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसको भी 12 वोल्ट मिलेंगे, और नीचे वाले को भी 12 वोल्ट मिलेंगे। जैसे कार की जो बैटरी होती है, या घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, पंखा है, फ्रिज है, सबको कितने वोल्ट पे चलाते हो आप? 220 वोल्ट्स, सबका वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो वो सारे डिवाइस जो है आपके घर में लगे हुए ना, वो पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में सबको वोल्टेज मिलता है सेम, तो यहाँ पे सभी का वोल्टेज रहेगा सेम। इधर भी कुछ सेम होगा, अभी देखते हैं क्या वो सेम आएगा। V सेम रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी बाद में बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कंपोनेंट्स आर इन लाइन, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कंपोनेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी इंडिविजुअली। एक खराब हो गया कोई बात नहीं है, ये बंद हो जाएगा बेटा, ये चलते रहेंगे दोनों। जैसे घर में अगर ट्यूबलाइट खराब हो गई तो ये थोड़ा कि फ्रिज भी बंद हो गया, वॉशिंग मशीन भी नहीं चली, कुछ भी नहीं चला। अगर ट्यूबलाइट खराब है तो ट्यूबलाइट बंद होगी, बाकी आपके कंपोनेंट्स चलते रहेंगे। वो पैरेलल की खासियत है, सभी को अलग अलग कनेक्शन जो है वो अपनी सप्लाई से मिला होता है, तो एक बंद होने से बाकी बंद नहीं होंगे। सीरीज में एक बंद हो गया सारे बंद हो जाते हैं। ओके,
तो अगर कैपेसिटर्स लगेंगे सीरीज में तो क्या चीज सेम होगी? अगर बल्ब लगे हुए हैं सीरीज में तो होता है करंट सेम, लेकिन कैपेसिटर्स में करंट सेम नहीं लिखेंगे आप, यहां कुछ और सेम होगा। देखते हैं क्या होता है वो। बैटरी से अगर बेटा यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गायब हुए, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो उसके कारण अगर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू आ गया, तो यहाँ पे एक और प्लेट लगी हुई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक प्लेट मोटी सी ड्रॉ करके दिखाई। अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थी प्लस सिग्मा, तो उतनी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा यहाँ पे आ गई, लेकिन प्लस सिग्मा इधर भी आ गई थी अगर मैं इसको आगे कहीं नहीं जोड़ता हूँ। तो जो हमारी दूसरी प्लेट है ये वाली, इस पे इधर तो आएगा बेटा माइनस क्यू लिख देता हूँ अंदर की तरफ। बाहर की तरफ आना था प्लस क्यू, लेकिन वो प्लस क्यू आना था बाहर अगर ये जुड़ी नहीं होती आगे, बट हमने इसको आगे एक और प्लेट से जोड़ रखा है इस वाली से। तो ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे रिपेल, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके कहाँ ले जाएगा? बिल्कुल सही, इस प्लेट पे आ जाएगा बेटा वो। ये मैंने C1 ड्रॉ कर रखा है, ये C2 का पहला प्लेट है। तो ये सारा चार्ज यहां से शिफ्ट होके चला जाएगा प्लेट नंबर 1 ऑफ कैपेसिटर C2 पे। तो मुझे यहाँ पे प्लस नहीं दिखाना, वो प्लस मुझे इधर दिखाना है। तो अगर इधर माइनस आया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, इधर माइनस क्यू आया था तो उधर प्लस क्यू आना था, लेकिन वो प्लस क्यू आगे चला गया, तो वो प्लस क्यू आपको मिलेगा यहाँ पे। और सेम तरीके से ये अगली प्लेट को पोलराइज कर देगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस आया प्लस फिर पुश आउट हो जाएगा आगे, तो यहाँ पहुंच जाएगा प्लस क्यू, और यहाँ पे फिर से आएगा माइनस क्यू, और एक प्लस क्यू भी आना था, लेकिन उस प्लस क्यू को यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट प्लेट है ना, इस पे इधर आया माइनस, यहाँ पे जो प्लस आया उसको बैटरी के आ रहे इलेक्ट्रॉन्स ने, ये C2 हो गया अपना, ये C3 की एक प्लेट हो गई। तो C3 की जो दूसरी प्लेट है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है जो इधर आना था, वो इस बैटरी के इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर देना है, तो इस पे बचेगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज। अब बताओ सभी कैपेसिटर्स पे सीरीज में क्या चीज सेम है? बहुत अच्छे, सही आंसर दे रहे हैं। अगर तो बेटा बल्ब लगाते सीरीज में तो होता है करंट सेम, लेकिन कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में लगाओगे तो सभी कैपेसिटर्स को मिलेगा क्या? चार्ज सेम। तो इधर मैंने बोला वोल्टेज सेम मिलेगा सभी को, इधर सभी को मिलेगा चार्ज सेम। तो Q इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। अब सीरीज में फिर अगर ये बैटरी हमारी V वोल्ट की है, तो सीरीज में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दिवाली वाली जो लड़ी होती है, जो कि अब इन फ्यूचर चाइना वाली नहीं खरीदनी आपने, इंडिया वाली खरीदना, ठीक है? चाइनीज मत खरीदने आप, ठीक है? कहीं वायरस ना आ जाए साथ में। तो लड़ी में क्या होता है, एक बल्ब बंद सारे बंद। वो बल्ब की कोई ज्यादा बड़ी औकात नहीं है अपने पास, निकालता हूं एक मिनट जरा। तो ये बल्ब इतना सा ही होता है बेटा, दिख जाएगा, अभी पास में आने से तो काफी बड़ा दिखेगा, बट आप मेरे हाथ में सोच सकते हैं कितना बड़ा है ये। लड़ी वाला जो एक बल्ब है उसकी उतनी बड़ी औकात नहीं है, ये सिर्फ बियर कर सकता है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट ले सकता है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमने क्या किया होता है, लड़ी में बहुत सारे बल्ब लगाए होते हैं, बहुत सारे बल्ब, मतलब लड़ी जो है वो हमने 80 बल्ब की बना दी, 80 बल्ब है, हर बल्ब को 3 वोल्ट मिल सकते हैं, 3 वोल्ट वो बियर कर सकता है। तो कितने वोल्ट पूरी लड़ी बियर कर सकती है? वेरी नाइस, 240 वोल्ट। और घर में जो बिजली है वो कितने वोल्ट आती है? 220 वोल्ट, वेरी नाइस। तो 220 वोल्ट तक हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है, पोटेंशियल डिफरेंस देना है, और जो हमारा सिस्टम है इस 80 बल्ब्स का, वो 240 वोल्ट बियर कर सकता है, तो 220 वोल्ट पे आराम से चलेगा। लेकिन अगर 3 वोल्ट के बल्ब को 220 पे लगाओगे तो कुछ जिगर में से धुआं सा निकलेगा, और क्या होगा बेटा, ठीक है? ये बेटा बर्न आउट हो जाएगा, फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो ये बल्ब 3 वोल्ट वाला 220 वोल्ट पे नहीं चलने वाला। हाँ, ऐसे बहुत सारे लगा दोगे तो वोल्टेज जो है सभी को 33333 मिल जाएगी। गुरुद्वारे में बेटा खीर तो बहुत बनती है, बट हमारा ये जो डाइजेस्ट करता है सिस्टम वो 100 ग्राम 200 ग्राम लेगा। तो लेकिन वही खीर जब कई लोगों में बढ़ जाती है तो पूरी खीर कंज्यूम हो जाती है। उसी तरह से ये बल्ब जो है सारे जो है ना सीरीज में जब लगते हैं तो सभी को 333 वोल्ट मिल जाएंगे, यानी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये हमने सप्लाई दी 240 वोल्ट की, हर एक बल्ब को 333 वोल्ट मिल गए तो 240 वोल्ट पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। उसी तरह सीरीज में चार्ज सभी कैपेसिटर्स को मिलेगा सेम, लेकिन इस वोल्टेज का, ये तो मैंने सारे बल्ब एक जैसे बना दिए ना, ये सारे कैपेसिटर एक जैसे नहीं हैं। गुरुद्वारे में खीर बनी लेकिन लाइन में एक बच्चा बैठा है सिर्फ 2 साल का, वो थोड़ी खाएगा बेटा 100 ग्राम, वो खाएगा मे बी 20 ग्राम। एक बच्चा गोद में उठाया हुआ है अभी बेचारा, तो वो माँ जो है वो छोटा सा चम्मच डाल के उसके मुंह में एक दाना डाल देती है। तो सभी का कंजम्पशन अलग अलग होता है। उसी तरह से सभी कैपेसिटर सेम साइज के नहीं हैं, तो सभी को जो वोल्ट्स हैं वो मिलेंगे डिफरेंट। इसको मिला सपोज V1 वोल्ट, इसको मिले V2 वोल्ट, हाँ बराबर के होंगे सारे भी, सबको बराबर आएगा। और लास्ट वाले को मिले बेटा V3 वोल्ट्स। तो गुरुद्वारे में अगर खीर बनी मान लीजिए 100 किलोग्राम, तो सबको थोड़ी 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 थोड़ी, किसी को कम किसी को ज़्यादा खीर आ गई, तो टोटल खीर इज इक्वल टू कंज्यूम्ड बाय नंबर 1 प्लस बाय 2 प्लस बाय 3, सभी को ऐड कर दो बेटा तो टोटल कंजम्पशन खीर का निकल आएगा। तो सीरीज में क्या है, सभी कैपेसिटर्स को मिलेगा सेम चार्ज, लेकिन वोल्टेज हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं साथ में लिख रहा हूं V इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, अब वो V1 V2 क्या आएंगे, ये फॉर्मूले अपने 3 पुराने बड़े काम के हैं। V1 क्या लिखा जाए, Q कितना, Q स्मॉल Q, कैपेसिटेंस कितना C1, माइनस में लिखना कितना चार्ज है इस पे, बस Q लिखेंगे बस बहुत। V2 को क्या लिखोगे, Q बाय C2, एंड सिमिलरली V3 लिखेंगे। और उसके अलावा मैंने बोला कि टोटल जो वोल्टेज है V, उसके 3 हिस्से हो गए हैं, V1 V2 V3। ये वोल्टेज 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। 100 kg खीर जो थी वो कुछ इसको मिली, कुछ इसको मिली, कुछ इसको मिली, सबका टोटल करेंगे यही आएगा बेटा। ओके, सो V का वैल्यू अभी मैं लिखता हूं बाद में। V1 का वैल्यू क्या है, Q अपॉन C1, V2 का वैल्यू Q बाय C2, V3 का वैल्यू Q बाय C3, एंड V जो है, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी इन तीनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगाएं यहाँ पे इतने वोल्ट पे यहाँ पे, तो वो कैपेसिटेंस कितने फेरेड का, माइक्रो फेरेड का होना चाहिए, जो कि वही रोल प्ले करे जो ये सारे प्ले करते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस को अभी मैं लिख देता हूं, जो सिंगल लगाना आपने CS। तो सेम फॉर्मूला यहां पे लिखिए, CS कैपेसिटेंस अगर है इसकी, तो ये भी बैटरी से उतना ही चार्ज ले, कितना चार्ज आया बैटरी से Q। ये बाकी के तो बेटा अंदर से बन गए, हमने नहीं दिए, ये हमने बैटरी से तो सिर्फ ये वाला दिया। ये चार्ज कैसे बना, क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर को आ गए और जो प्रोटॉन से पीछे रह गए उनका प्लस चार्ज आ गए। ये चार्ज हमने नहीं दिया, ये भी हमने नहीं दिया, हमने दिया इधर को प्लस Q, इधर को माइनस Q। तो सिंगल कैपेसिटर अगर लगाएंगे वो भी बैटरी से प्लस Q ड्रॉ करे, और उसका कैपेसिटेंस अगर CS है इस सारे का, जो कि इन तीनों का रोल प्ले करता है, तो इसका वोल्टेज V इक्वल टू चार्ज ड्रॉन, जो कि Q होगा इधर से माइनस Q चार्ज इधर को आया, इधर को माइनस Q आया, तो Q चार्ज इसने स्टोर कर लिया, V वोल्ट पे लगाया था, तो V को इक्वल लिखेंगे Q अपॉन इसका कैपेसिटेंस, जिसको CS लिखा जाएगा। अब ये Q हो गए कैंसल। सो व्हाट डज इट मीन, कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला आ गया, यानी कि सभी कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल्स को प्लस करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
निकल आएगी। इस फॉर्मूले को जब यूज़ करना आपने तो थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली यूज़ करना है। एक्स्ट्रा मटेरियल मिटा देता हूँ। जब फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपने नंबर 1 बी केयरफुल, आपने क्या करना है कि सभी कैपेसिटर्स को रेसिप्रोकल में लिखना है पहले, फिर उनको ऐड करना है रेसिप्रोकल्स को। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत बच्चे गलती करेंगे, इसको उल्टा भी करना है। उल्टा नहीं किया तो बेटा आगे का सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। मान लीजिए एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का, थोड़ा आसान लेते हैं। एक कैपेसिटर है 12 माइक्रोफैरेड का, एक है 24 माइक्रोफैरेड ये वाला, और एक है अपने पास 8 माइक्रोफैरेड। 12, 24, 8। तो अगर मुझे निकालना हो कि इसका सीरीज में क्या आंसर आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, कितना एलसीएम आया? बहुत अच्छे, 24 ही आ गया एलसीएम। तो कितना लिखेंगे इधर? 3, इधर क्या लिखा जाएगा? 2, और यहाँ आएगा 1। तो बेटा कितना बना ये? 6/24 इक्वल टू 1/4, लेकिन ये 1/CS है। तो CS निकालने के लिए क्या करोगे? उल्टा करेंगे इसको, तो आंसर आएगा 4 माइक्रोफैरेड। ये लास्ट का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो बात कुछ भी नहीं है, रेसिप्रोकल लेने हैं और आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा कट गया है तो कोई बात नहीं है, कैमरा थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि सबको दिख जाए। ओके, तो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 एलसीएम लिया, ऐड किया, जो भी आ गया उसका फिर रेसिप्रोकल लिया, तो आंसर आएगा 4 माइक्रोफैरेड। सो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को जब भी यूज करना है तो आपको इन सबको ऐड करके रेसिप्रोकल भी लेना है। ओके, सो होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सभी कैपेसिटर्स को मिलेगा सेम, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज डिवाइड हो जाएगी? वोल्टेज। तो ये जो V वोल्ट्स हैं उसका कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम, V डिवाइडेड, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये तो मैंने ड्राइव कर दिया, रिजल्ट एग्जाम में आया कि क्वेश्चन डेराइव रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाता कभी कभी 2 मार्क्स का। फिर आपने ये वाला काम करके देना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है यही हमें आगे सारे न्यूमेरिकल्स में जो भी कैपेसिटेंस पे आएंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, उनमें ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल में मैंने जैसे आपको बताया, सभी कैपेसिटर्स को मिलेगा V वोल्ट, इधर से भी मिला V वोल्ट, इधर से भी मिला V वोल्ट, तो V सबका होगा सेम। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, अगर कभी निकालना हो कि वोल्टेज किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, V1 रेशो, V2 रेशो, V3, आप नीचे करके लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप इसको 2 कॉलम बनाइए और उसमें अलग अलग पॉइंट बना के लिख दीजिए। पहला पॉइंट आएगा Q इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे V इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब V का रेशो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, चेक करो जरा। अगर मैं V1 को लिखूं Q/C1 रेशो, V2 को लिखूं Q/C2, फिर Q/C3, रेशो में जो चीज सेम होती है वो कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी तो क्या लिखा जाएगा? 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3। तो वोल्टेज जो है वो इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जब हम, तो ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, रेसिप्रोकल ऐड करो, और सीरीज में निकालना है कि वोल्टेज किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वो रेशो जो है वो इनवर्स रेशो ऑफ कैपेसिटेंस होती है, मतलब जो बड़ा कैपेसिटर है उसको कम वोल्ट मिलेंगे, जो छोटा कैपेसिटर है उसको ज़्यादा वोल्ट मिलेंगे। तो ये फॉर्मूले आगे यूज होने वाले हैं, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स सारे इससे होने हैं। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बोला सभी को क्या मिलेगा? सेम वोल्टेज, V सबको सेम मिल गया।
इसमें V डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, चार्ज सबका सेम था। इसमें V सबका सेम है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो बैटरी से चार्ज प्लस क्यू आया ना बेटा, उसका कुछ पार्ट मिल जाएगा प्लस Q1, कैपेसिटर 1 को, 2 को मिलेगा प्लस Q2 और 3 को मिलेगा प्लस Q3। ऑब्वियस है, इधर प्लस आया तो उधर उतना ही माइनस आ जाता है। यहाँ पे माइनस Q1, माइनस Q2, माइनस Q3। हाँ, V सबका सेम है, इसका V, इसका V, इसका V सेम है। तो सीरीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, गलत बोल दिया, सीरीज में चार्ज सेम, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरेलल में वोल्टेज सेम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार्ज का रेशो अगर निकालना हो Q1 रेशो Q2 रेशो Q3, तो यहाँ पे मैं लिख भी दूँ एक बार, Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब Q का फॉर्मूला था बेटा, ये तीनों फॉर्मूले बहुत काम किया, यही से बहुत कुछ निकलता है। Q इक्वल टू C इंटू V, V सबका सेम। तो अगर मैं लिखूं Q1 तो लिखना पड़ेगा C1 इंटू V, Q2 को लिखना पड़ेगा C2 इंटू V, Q3 को लिखना पड़ेगा C3 इंटू V। रेशो में V कैंसल आउट। ये V मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना करे, इसको ऊपर लिख देता हूं। तो सीरीज में Q रहता है सेम, पैरेलल में Q जो है वो कुछ कैपेसिटर C1 को जाएगा, Q2 C2 को जाएगा और Q3 C3 को जाएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन चार्ज का रेशो जो है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशो में है, ये इनवर्स में था बेटा। नेक्स्ट क्लास में ये सारे पॉइंट याद होंगे तो न्यूमेरिकल सही से लिख लेंगे, तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। सीरीज में Q सेम, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेकिन इनवर्स रेशो में हुआ। पैरेलल में वोल्टेज सेम है सभी कैपेसिटर को, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन चार्ज बड़े कैपेसिटर को बड़ा मिलेगा, छोटे कैपेसिटर को छोटा मिलेगा, डायरेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, अब उसी तरह जैसे यहाँ पे आपने लिखा था V, जो बैटरी का वोल्टेज है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ जो बैटरी से चार्ज गया Q, वो Q चार्ज 3 जगह चला गया, एज Q1, Q2, Q3। Q1 को लिखेंगे C1V, Q2 को लिखेंगे C2V, फॉर्मूला दिस वन सेकेंड वन, और Q3 को लिखेंगे C3V। यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब पहले की तरह अगर मुझे ये सारे हटा के एक ही कैपेसिटर लगाना है इस बैटरी के अक्रॉस, कि ये वही रोल प्ले करे जो ये तीनों मिलके करते थे, तो इन तीनों ने मिलके चार्ज लिया Q1, Q2, Q3, जिसको हमने लिखा Q। तो इतना ही चार्ज Q ये अकेला जो है वो बैटरी से अगर ले लेता है तो ये वही रोल प्ले करता है जो ये तीनों मिलके करते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस यहाँ पे मैंने CS लिखा था, इधर हम इसको नाम दे देते हैं CP। तो Q चार्ज ड्रॉ किया इस कैपेसिटर ने, जिसका कैपेसिटेंस है CP, और इसको कितने वोल्ट पे लगाया हमने, V वोल्ट पे। V कैंसिल, तो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो सीधा कैपेसिटर्स को ऐड करके आती है। ऑब्वियस है, जब चीज़ों को बेटा सम अप कर दोगे, टोटल कर दोगे, तो आंसर बड़ा आएगा। इधर रेसिप्रोकल्स अगर ऐड करते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया ना, एक 8, 12 और 24 को रेसिप्रोकल लिया, ऐड किया, 1/4 आया, उसको उल्टा किया तो आंसर 4 आया। 4 8 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, 24 से भी छोटा है। तो जब कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो आंसर कम हो जाता है। यही कैपेसिटर्स अगर 3 पैरेलल में होते तो हम लिखते 8 + 12 + 24, ऐसे लगाते हैं अगर, तो 8 + 12 करेंगे, हो गया 20 में 24 ऐड किए तो आंसर आ रहा था 44 माइक्रोफैरेड। इसमें कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, काफ़ी सारे कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं तो उनको ज्वाइन करिए पैरेलल में। अगर कैपेसिटेंस आपको रिड्यूस करना है, आपके पास काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं, तो उनको लगाइए सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटेंस रिड्यूसेस, पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। सीरीज में आपको सारे कैपेसिटर एक ही लाइन में चाहिए,
बीच में से कोई नया रास्ता नहीं निकलना चाहिए। एक रास्ता जा रहा है ना, उसमें से एक रास्ता इधर को चला गया, इधर को चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इधर गया, एक इधर गया, फिर वो पैरेलल शुरू हो जाता है वहाँ से। जैसे यहाँ पे 3 रास्ते बन गए, एक ही रास्ता होना चाहिए पूरा का पूरा, एक ही लाइन होना चाहिए, फिर सीरीज है। बीच में से नए रूट निकल गए, नए कनेक्शन निकल गए तो पैरेलल स्टार्ट हो जाता है। पैरेलल में वोल्टेज सबको सेम मिलता है, चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूट, वो होता है डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में। और पैरेलल में अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, डेरिवेशन भी आ सकती है अगेन 2 मार्क्स की, इतना पार्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल में कैपेसिटर्स सीधे ऐड होते हैं, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल ऐड करने के बाद फिर दोबारा उल्टा करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, बच्चा लोग गलती मत करना। 1/8, 1/12, 1/24 करके ऐड करके बाद में उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो आंसर ठीक आएगा, नहीं तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा न्यूमेरिकल्स, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे और एक डेरिवेशन साथ में और है। तो 2 लेक्चर अपने और हैं इस टॉपिक को पूरा खत्म करने के लिए। सो सेकंड लेक्चर इज क्लोज टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यू कीप गेटिंग ऑल माई अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।